Good morning, 10th class. How are you, students? I hope you all are safe at home. तो बच्चे, आज हम कविता भाग से नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5, सुमित्रा नंदन पंत का पाठ नाम है जिसका पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम करेंगे। इससे पहले हम सुमित्रा नंद जी के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 उत्तराखंड के जिला अल्मोड़ा के कौसानी ग्राम में हुआ। उनके पिता श्री गंगादत्त पंत व माता का नाम सरस्वती था। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही उनकी माताजी का निधन हो गया था। निधन मीन्स मौत। उनका पालन पोषण पिता की देखरेख में हुआ, यानी कि उनका पालन पोषण उन्हें जो पाला उनके पिताजी ने। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम होता है बेटे गांव, अपने ही गांव से प्राप्त की। उसके बाद प्रयाग में अध्ययन शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय विचारधारा के कारण सत्याग्रह प्रारंभ में ही उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। कविवर पंत जी ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू किया। पर्वत आंचल में पलने से प्रकृति का उन पर प्रचुर मैंने बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सन 1915 में उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया। तब से अनवरत साहित्य सेवा में लगे रहे। उनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। साहित्य क्षेत्र में पदार्पण करने के बाद गुसाईदास सुमित्रा नंदन पंत बन गए। पंत जी को संस्कृत, हिंदी, बंगला एवं अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था। कहा जाता है कि उनके ऊपर अंग्रेजी के कीट्स व शैली तथा रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव था। ठीक है, 28 दिसंबर सन 1977 को पंत जी का निधन हो गया। उनके निधन से हिंदी साहित्य को अपूरणीय क्षति हुई। अपूरणीय का अर्थ होता है बेटे जो कभी भी पूरी ना हो सके। क्षति, नुकसान। रचनाएं। पंत जी ने अपने जीवन में कई कृतियों की रचना की। उन्होंने कविता के साथ गद्य के क्षेत्र में भी, गद्य होता है बेटे पाठ, ठीक है, जिसमें कविताएं नहीं होती, तो उस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनके काव्य कौन से हैं? वीणा, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, लोकायतन, सत्यकाम, पल्लव आदि। लोकायतन काव्य पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो है रजत रश्मि, ज्योत्सना, शिल्पी। उपन्यास हैं इनके हार। कहानियाँ व संस्मरण इनके कौन से हैं? 5 कहानियाँ हैं, 60 वर्ष, 1 रेखांकन है। ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं। पंत जी को बचपन से ही प्रकृति की गोद में व्यतीत हुआ। प्रकृति के सुंदर रूपों की मधुर अनुभूति उनके लिए स्वाभाविक थी, इसलिए वे प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। बेटे, उन्होंने अपना बचपन जो था गांव में बिताया, तो गांव की जो कुदरत होती है, प्रकृति होती है, उसका वातावरण बड़ा अच्छा होता है। जो गांव में लोग रहते हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। खुला आसमान, हरे हरे घास, पौधे, पंछी, खुली जगह, खेत लहलहाते, ठीक है, खेत, फसलें, तो ऐसी चीज़ों के बीच इनका जन्म हुआ था।
तो शुरू से ही ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे वातावरण में रहे, तो प्रकृति को ही इन्होंने अपना आधार बनाकर लिखना शुरू किया। और इनकी जो कविताएं हैं उसमें प्रकृति का अद्भुत सम्मेल है। ठीक है। उनके काव्यों में सौंदर्य की सूक्ष्म आह्लादमयी तन्मयता दिखाई देती है। ठीक है, सुंदर वर्णन दिखाई देता है। उनकी कविता प्रकृति से प्रारंभ होकर मानवता की ओर पहुंचती है। एक और जहां वे प्रकृति के सुंदर रूप से अपनी कविता को संजोते संवारते हैं, वहीं वे दूसरी ओर सुधारवादी दृष्टि से मानव का पथ प्रदर्शन भी करते हैं। प्रकृति के सूक्ष्म रूपों से वे छायावाद से रहस्यवाद की ओर उन्मुख होते हैं, जो मानवतावादी दृष्टि अपनाकर उन्हें प्रगतिवाद की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार उनके काव्यों में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा सरल है, सुबोध है व प्रभावात्मक है। उन्होंने प्रायः गीत लिखे हैं और वे संस्कृत गर्भित शब्दावली का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटे हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि पाठ में क्या है। सुमित्रानंद पंत पर्वत पुत्र थे, पहाड़ों से उनका संबंध जन्मजात था। फिर भला उनकी कविता पहाड़ों से वंचित कैसे रह सकती थी। पंत जी की अधिकांश कविताएं पढ़ते हुए यही अनुभूति होती है कि हम किसी ऐसे रम्य स्थल पर आ पहुँचे हैं जहाँ पहाड़ों की अपार श्रृंखला है, आसपास झरने बह रहे हैं, सब कुछ भूलकर हम उसी में लीन रहना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ पर्वत प्रदेश में पावस में पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु का अनुपम वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में हर क्षण पहाड़ का वेश बदलता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ हर क्षण नूतन रूप धारण करते हुए दिखाई देता है। अपने सहस्त्रों पुष्प रूपी आँखों से वह फाड़ फाड़ कर देख रहा है। उसका विशाल आकार जलमग्न है। पहाड़ों में स्थान स्थान पर छोटे बड़े तालाब होते हैं। कवि कहता है कि जब उन पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो दर्पण के समान चमकते दिखाई देते हैं। दर्पण होता है बेटे शीशा। जगह जगह पर जलप्रपात पर्वत पर मोती की लड़ियाँ के समान दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों व वनस्पतियों से भरपूर पर्वत शोभायान हो रहे हैं। ऋतु में जब बादल विशाल आकार में नभ में छाने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत आकाश में उड़ गया है और नीचे केवल झरनों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जब वर्षा होने लगती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश जमीन पर टूट पड़ा है, उससे ज़मीन के पेड़ पौधे भी नीचे धंस गए हैं। जब बादल छट रहे हैं तो ऐसा लगता है मानो धुआं उठ रहा हो और तालाब जल गया हो। प्रकार बादल रूपी यान में बैठकर इंद्र जादू का खेल खेल रहा है। पावस, पावस क्या होता है बेटे? वर्षा। तो कवि ने इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से बताया है कि पर्वतों का क्या महत्व है। पर्वतों पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो कैसा जादू बिखेरती हैं। ठीक है। सुंदर सुंदर पेड़ जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो कितने खूबसूरत प्रतीत होते हैं। और पेड़ों और वनस्पतियों पर ऐसे चमकती हैं जैसे कि शोभा दे रही हो, धूप उसको अलग से चमक दे रही हो। ठीक है।